नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश बूस्टर डोज वाला बजट। आपके साथ हूं मैं नेहा वाथम। आज हम बात करेंगे कि कैसे 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार टैक्स पेयर्स के लिए कुछ ऐसे प्रावधान ला सकती है जिससे उन्हें राहत मिल सके, साथ ही उनकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसे पहुंच सके और उन्हें महंगाई से भी राहत मिले। कोरोना के इस दौर में हमने देखा कि कैसे लोगों ने आर्थिक संकट को झेला है। कई लोगों की नौकरी चली गई, जॉब्स पर खतरा मंडराने लगा। आर्थिक संकट के बीच अब सरकार की यही कोशिश रहेगी कि टैक्स स्लैब्स में कुछ ऐसे प्रावधान किए जा सके ताकि लोगों की आमदनी बढ़ सके, ताकि कम स्लैब वाले इस नए बजट रेजीम पर लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। सरकार का फोकस इस बार के बजट में यही रहेगा। इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स के लिए सरकार कई तरह की राहतों का ऐलान कर सकती है। इन राहतों के पीछे सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स को नए टैक्स सिस्टम में जोड़ना है। दरअसल देश में फिलहाल 2 तरह के टैक्स सिस्टम हैं। पहला है पुराना टैक्स सिस्टम, जिसमें 80C समेत तमाम तरह की टैक्स छूट करदाताओं को मिलती है। दूसरा है नया टैक्स सिस्टम, जिसमें करदाताओं को किसी तरह की छूट तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें टैक्स स्लैब में रियायतें मिलती हैं। दूसरे टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल हैं और इसमें टैक्स पेयर्स को भी आसानी होती है, लेकिन टैक्स छूट के मामले में अभी भी पुरानी प्रथा ज्यादा फायदेमंद है, जिसके चलते लोग नई प्रणाली में आने से बचते हैं। हालांकि कॉर्पोरेट्स ने नए टैक्स सिस्टम को अपनाने में दरियादिली दिखाई है। ऐसे में सरकार आम करदाता को भी इस सिस्टम में लाने के लिए इस बार कुछ राहतों को देने पर विचार कर रही है। जीविकोपार्जन को बढ़ाने के माध्यम बढ़ाए जाएं और खास तौर पर जैसे छोटे तबके को ऋण सुविधा या उनको अन्य प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यही इस बजट का मुझे लगता है कि एक बड़ा सेगमेंट होना चाहिए। अगर हमारे एंगल से सोचे तो अगर मिडिल क्लास का जो खर्चा इन 2 सालों में बढ़ गया है और आमदनी आधी हो गई है, अगर वो बैलेंस कहीं पे अचीव किया जा सकता है, दैट इज ऑल अ मिडिल क्लास पर्सन विल आस्क फॉर। क्योंकि सब तरफ कोविड की वजह से तनख्वाहें तो हमारी कट गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी मात्र 50,000 रुपये है, उसको कम से कम 2 लाख रुपए बढ़ाना चाहिए। मेडिकल रिइंबर्समेंट जो खत्म कर दिया गया है, उसको दोबारा से बहाल करना चाहिए। बजट में हम व्यापारियों के लिए छूट चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स में छूट हो, GST का आराम से भरा जाए। इस बार के बजट में इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए इसके नियमों में बड़े बदलाव किए जाने की संभावना है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में कुछ शर्तों के साथ होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट दी जा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी नई टैक्स व्यवस्था के तहत दिया जा सकता है। कोरोना में हेल्थ पर लोगों का खर्च बढ़ा है, ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था के तहत मेडिक्लेम प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में कम टैक्स दरों के बावजूद होम लोन के मूलधन या ब्याज या बचत पर टैक्स छूट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलने से टैक्स पेयर्स को ये आकर्षित नहीं कर पा रही है। पिछले साल 5 करोड़ 89 लाख टैक्स पेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन इसमें इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत ITR फाइल करने वाले 5% से भी कम है। ऐसे में अनुमान है कि नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार बजट में बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती है। अब देखना यही है कि सरकार किस तरह की रियायतों के साथ नई टैक्स प्रणाली को ज्यादा आकर्षक बनाती है, जिससे लोगों के लिए इसका चुनाव करना आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। पिछले साल हमने देखा कि लगभग 5.5 करोड़ ITR दाखिल किए गए।
इसमें नए टैक्स सिस्टम को फॉलो करने वालों की संख्या लगभग 5% थी। नई टैक्स रेजिम फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सके, इसके लिए सरकार इस बार के बजट में प्रावधान कर सकती है। लेकिन पुराने टैक्स सिस्टम को पसंद करने वाले लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा है। इन लोगों को भी निराश नहीं करने वाली है सरकार। हो सकता है इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर इन लोगों को सरकार सौगात दे। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा है। इस तरकीब से न केवल लोगों का रोजगार जारी रहा है, बल्कि कारोबार जगत को भी काम करने में अड़चन नहीं आई है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महामारी के दौर में शुरू हुआ ये फॉर्मूला बेहद कामयाब साबित हुआ है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम करने वालों को टैक्स के मामले में इस बार सरकार बजट में रियायत दे सकती है। अभी जैसे सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं, उन खर्चों का बेनिफिट कुछ क्लेम्स के थ्रू दे दें, तो उससे क्या खर्चा बढ़ेगा और लोगों को टैक्स भी सेव होगा। दूसरा, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ाने के लिए इस बार सरकार को कुछ टैक्स रिलीफ सीधे सीधे भी देने चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस बढ़ा के या कुछ और करके, सो दैट लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़े, टैक्स रिलीफ मिले। और वैसे भी इस बार सरकारी आंकड़ों के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ये जो ज़्यादा का बेनिफिट है ये एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के साथ शेयर भी करने का सेंस बनता है। तो यदि स्टैंडर्ड डिडक्शंस या कुछ और डायरेक्ट टैक्स रिलीफ, कुछ इस टाइप की स्कीम्स आएंगी, बेनिफिट्स आएंगे, तो लोगों को टैक्स में रिलीफ मिलेगा। दरअसल वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का इंटरनेट, फर्नीचर, मोबाइल, बिजली बिल का खर्च बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम में अतिरिक्त खर्च बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्री बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। उद्योग जगत ने भी व्यक्तिगत टैक्सेशन को लेकर सरकार से कई मांग की है, जिनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना भी शामिल है। अनुमान है कि सरकार बजट में नौकरी पेशा और पेंशनर्स के लिए मौजूदा स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 30 से 35% तक बढ़ा सकती है। जानकारों का मानना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई से जोड़ने की जरूरत है, जो कई देश पहले से कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक मेजर डिडक्शन है जो उनको अवेलेबल है, जिसकी लिमिट इस समय 50,000 रुपए की है। यह लिमिट 2018 में सरकार ने बढ़ाई थी, उसके बाद से यह लिमिट चेंज नहीं हुई है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट जो है 2018 से अभी तक ऑलमोस्ट डबल हो रखा है। आने वाले बजट में मुझे लगता है सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। यह तो सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई भत्ते की तरह इन्फ्लेशन रेट के साथ जोड़ सकती है, जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी हमारी बढ़ जाती है, या फिर सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ा के सीधा 1 लाख रुपया कर सकती है, जिससे एम्प्लॉयज के हाथ में कैश इन हैंड बढ़ेगा और उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस तरह से टैक्स बचाने में मदद करता है, इसे इस मिसाल के जरिए समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए या कुल तनख्वाह में जो भी कम है वो मानी जाती है। अगर किसी नौकरी पेशा का कुल सालाना वेतन 5 लाख रुपए है तो उसे 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी इसकी सीमा अगर बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाती है तो फिर इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। तो बजट पर हमारी इस खास पेशकश में हम उम्मीद करते हैं कि हम हर सेक्टर पर फोकस कर सकें, आपको बता सकें कि इस बार किस तरीके के प्रावधान 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में आ सकते हैं। आम करदाताओं को खुश करने के लिए सरकार इस बार होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलने वाली टैक्स छूट के दायरे को बढ़ा सकती है। अभी तक की टैक्स छूट का दायरा 1.5 लाख रुपए तक का था। एडीसी के तहत इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, जिसमें पीएफ से लेकर आपके बच्चे की स्कूल फीस तक का विकल्प होता था, लेकिन इससे होम लोन लेने वालों को पूरी तरीके से फायदा नहीं पहुंच पाता था। इस बार इसमें सरकार राहत देकर बूस्टर डोज रियल एस्टेट सेक्टर को दे सकती है। इस बार के बजट में घर खरीदारों को टैक्स से जुड़ी एक बड़ी छूट मिल सकती है। सरकार इस बार बजट में होम लोन के प्रिंसिपल के भुगतान पर टैक्स छूट को बढ़ा सकती है। फिलहाल होम लोन के प्रिंसिपल के 1.5 लाख तक के भुगतान पर ही टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ये छूट भी 80C के तहत मिलती है, यानी इसमें निवेश की बीमा, पीएफ, लॉन्ग टर्म FD, ELSS जैसे विकल्प भी शामिल हैं। लेकिन इस बार सरकार होम लोन के प्रिंसिपल पर टैक्स छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है।
घर खरीदारों का मानना है कि सरकार अगर ये राहत देती है तो फिर बढ़ती महंगाई के बोझ से उनको कुछ तो राहत मिलेगी। हमारी इस बजट में एक्सपेक्टेशन है कि अभी जिस हिसाब से प्रिंसिपल 1.5 लाख और इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख की लिमिट है, इसको बढ़ाकर प्रिंसिपल को कम से कम 2 लाख किया जाए, जिससे कि जो महंगाई बढ़ती हुई महंगाई है इससे बायर पे ज्यादा लोड ना पड़े और कहीं हद तक घर खरीदारी में इजाफा हो, क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो घर खरीदारी में इजाफा होगा। तो सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिमूव किया जा सकता है। इससे जो होम बायर होते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे भी इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें भी खरीदेंगे और डेवलपर्स के लिए भी ये बहुत मददगार रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के फुल कंप्लीशन के पहले उन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है और अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री जैसे बिकता है वैसे उनके लिए भी आराम होता है। टेक सेक्टर को और होम बायर्स को काफी उम्मीद है इस बजट से, और खास करके जो बातचीत चल रही है कि 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख तक करने की सेक्शन 80 में जो स्पेशली प्रिंसिपल होम लोन्स का जो प्रिंसिपल है वो एग्जेम्पशन में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये एक बूस्टर रहेगा रियल एस्टेट को और एक इंसेंटिव रहेगा होम बायर्स को फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरी बात ये भी रहेगी, अगर 2 लाख से 5 लाख का जो इंटरेस्ट कैप है वो भी अगर बढ़ा दिया जाए, मेरा मानना है कि काफी बूस्ट रहेगा। घर खरीदारों को तो जो राहत मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन इस कदम का सबसे बड़ा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। दरअसल होम लोन के प्रिंसिपल पर टैक्स छूट बढ़ने से घरों की बिक्री में तेजी आ सकती है। इससे घर खरीदारों के सेंटिमेंट्स में सुधार होगा और वो घर खरीदने के फैसले तेजी से कर सकेंगे। टैक्स एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि 80C में टैक्स छूट की सीमा लंबे समय से 1.5 लाख पर अटकी हुई है। ऐसे में इस सीमा को बढ़ाना बेहद जरूरी है। अगर सरकार इस बार होम लोन के प्रिंसिपल के बहाने ही इस लिमिट को बढ़ाने का फैसला करती है तो फिर आने वाले वर्षों में दूसरे विकल्पों के सहारे भी इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। जब आप घर खरीदते हो तो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, वो भी 80C के लिए एलिजिबल होती है। बट होता क्या है, 80C की दोनों ये डिडक्शंस ओवरऑल लिमिट जो 1.5 लाख की है उसी में इंक्लूड होती है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को प्रिंसिपल रीपेमेंट्स का नहीं मिलता है। सिमिलरली इंटरेस्ट की जो डिडक्शंस है वो भी 2 लाख रुपए तक की ही इंटरेस्ट की पेमेंट्स किसी दूसरी इनकम के साथ एडजस्ट हो सकती है, जैसे सैलरी की इनकम या बिजनेस इनकम के साथ। तो इस बजट में यदि गवर्नमेंट ये डिडक्शंस बढ़ा दे, 80C में लिमिट्स, चाहे हाउसिंग लोन के लिए ही स्पेसिफिक लिमिट्स बढ़ा दें जैसे NPS के लिए बढ़ाई है, या इंटरेस्ट की डिडक्शन जो एडजस्टेबिलिटी है दूसरी इनकम्स के साथ वो लिमिट्स बढ़ा दे, तो इससे टैक्स पेयर को भी फ़ायदा होगा और रियल एस्टेट सेक्टर जहाँ पर प्रोजेक्ट्स अभी रुके हुए हैं उनके पास भी मनी फ्लो बढ़ जाएगा। जो अमाउंट है डिडक्शन का वह केवल 1.5 लाख रुपए का है और यह डिडक्शन का अमाउंट जो है 14-15 से ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। माने हमारा इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है मगर ये जो डिडक्शन की लिमिट है 1.5 लाख रुपए की वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम देखें तो सरकार ने हर साल इन्वेस्टमेंट्स में कुछ एड ऑन ही किया है, अमाउंट इसका चेंज नहीं किया है। तो मुझे लगता है आने वाले बजट में सरकार को इसके अंदर से अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको निकाल के एक अलग टैक्स ब्रैकेट में डाल देना चाहिए और उनको अलग टैक्स ब्रैकेट के अंदर अलग सेक्शन के अंदर छूट देनी चाहिए। स्पेशली जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर हम देखें इंडिविजुअल अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, अपने स्पाउस का पे करता है, अपने बच्चों का पे करता है, इन टोटल वो वैसे ही 1.5 लाख रुपए का हो जाता है एक साल में, तो उसको बाकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर तो डिडक्शन मिली ही नहीं, उसका वो बेनिफिट उठा ही नहीं पाया। इसके अलावा डिमांड तो होम लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट बढ़ाने की है। ये आंकड़ा भी लंबे समय से 2 लाख पर अटका हुआ है। घरों की कीमतों में बीते कुछ वर्षों में आए तेज उछाल को देखते हुए इसे बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां भी बीमा को 80C अलग ब्रैकेट में डालकर टैक्स छूट देने की मांग कर रही है। हालांकि सरकार इस बार के बजट में कितनी राहत देती है ये पता चलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। इसके साथ ही बिना टैक्स छूट वाले नए टैक्स सिस्टम में लोगों को लाने के लिए भी सरकार कुछ अतिरिक्त राहत देने पर विचार कर रही है। ऐसे में इस डबल टैक्स सिस्टम के जारी रहते 80C से जैसी रियायतों में बहुत ज्यादा छूट के आसार नजर भी नहीं आते हैं। आज तक ब्यूरो। अगर सरकार होम लोन पर मिलने वाली टैक्स रियायतों का दायरा बढ़ाती है तो भला इंश्योरेंस सेक्टर क्यों पीछे रहेगा? इंश्योरेंस सेक्टर की तो लंबे वक्त से मांग है कि उनके लिए एक अलग से टैक्स ब्रैकेट बनाया जाए। साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि 80C के तहत मिलने वाले डिडक्शन में
कई और चीजें शामिल की जाएं ताकि इसका दायरा और विस्तृत हो सके। टैक्स में राहत के तौर पर सरकार से क्या क्या मिल सकता है, ये तो हमने देख लिया। अब जानते हैं कि कौन सी रियायतें हैं जिनको देने की सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन ये मिलेंगी या नहीं, इसका खुलासा 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान ही हो पाएगा। टैक्स छूट की बेसिक लिमिट बढ़ाने की मांग। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक एक तय आमदनी तक किसी को टैक्स नहीं देना होता है। मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है। ये पिछले करीब 8 सालों से नहीं बढ़ी है। आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था। मुमकिन है कि इस बार टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अगर सरकार बजट में टैक्स लिमिट बढ़ाने का फैसला करती है तो फिर ये करोड़ों लोगों की मुराद को पूरा करने वाला फैसला होगा। धारा 80C के तहत निवेश पर बढ़ सकती है टैक्स छूट। बेसिक लिमिट के अलावा चुनिंदा निवेश विकल्पों में पैसा जमा करने पर भी आयकर कानून की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। मौजूदा समय में धारा 80C के तहत कुछ जगहों पर निवेश या खर्च करने पर 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। पिछली बार 2014 में इसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया था। नौकरी पेशा के लिए धारा 80C टैक्स बचाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। अगर इस सेक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ाई जाती है तो फिर करोड़ों लोगों को टैक्स का बोझ घटाने में मदद मिलेगी। 80C की डिडक्शंस में एक क्वांटम होता है एफडी का, फिक्स एफडी के डिपॉजिट्स करते हैं तो 80C की इन्वेस्टमेंट्स के लिए अप्लाई होती है, एप्लीकेबल होती है, लेकिन वो 5 साल के लिए करनी पड़ती है। आजकल के टाइम में 5 साल तक के लिए फंड्स ब्लॉक करना बहुत ईजी नहीं होता है, तो यदि उसको थोड़ा टाइम घटा के 3 साल कर दिया जाए तो भी अच्छा रहेगा। दूसरा, जैसे 54 वगैरह में 54 टाइप के जो घर बेचने पे जो एग्जम्पशंस मिलती है सेक्शन 54 में, वो किसी दूसरे घर में लगाओ या उस टाइप का इन्वेस्टमेंट कहीं बॉन्ड्स वगैरह में करने पड़ सकती है। यदि उसकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आप बैंक की एफडीज को 5-6 साल के लिए अप्लाई करके मतलब एग्जम्पशन लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाए, पर्टिकुलरली फॉर सीनियर सिटीजन्स, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बार के बजट से उम्मीद ये भी है कि एक बार फिर इस सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट बढ़ाने की मांग। कोरोना काल में मेडिकल पर खर्च इतना तेजी से बढ़ा है कि हर एक शख्स अब अपने मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट में बढ़ोतरी चाहता है। जिन्हें कोरोना हुआ उन्हें तो मेडिकल का खर्च करना ही पड़ा, लेकिन जिन्हें नहीं भी हुआ वो भी सैनिटाइजर, मास्क, तमाम टेस्ट वगैरह पर भारी भरकम खर्च कर रहे हैं। वहीं दवाइयों की बढ़ी कीमतों की वजह से मेडिकल के खर्चे बढ़ गए हैं। ऐसे में हर नौकरी पेशा यही चाहता है कि मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में पति पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर भी 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर आयकर छूट दी जाती है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के 30,000 रुपए तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स छूट मिलती है। 80C के तहत बैंक की 5 साल की एफडी पर टैक्स छूट मिलती है। भारतीय बैंक एसोसिएशन ने मांग की है 3 साल की एफडी को टैक्स फ्री किया जाए। दरअसल टैक्स फ्री एफडी के लॉक इन पीरियड को घटाने से निवेश का ये विकल्प दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से मुकाबला कर सकेगा। बैंकों के ब्याज दरों में भारी कमी से भी इसका आकर्षण घटा है। काफी लोग म्यूचुअल फंड और शेयर्स में भी निवेश कर रहे हैं और 5 साल की एफडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में टैक्स सेवर ऑप्शंस में 3 साल की एफडी को भी शामिल किए जाने से इसमें लोगों को लुभाना आसान हो सकता है। अब देखना यही है कि उम्मीदों के इस पिटारे में किस किस पर इस बार सरकार रियायत देने का ऐलान कर सकती है, जिससे बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए गुजारा करना आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। टैक्स के मोर्चे पर सरकार से जनता हर बार यही उम्मीद करती है कि वो उनको राहत दे, कोई अच्छी खबर उन तक पहुंचाए, लेकिन जनता को कई साल से निराशा ही हाथ लग रही है। इस बार चुनावी साल है, ज्यादा की उम्मीद करना भी बेमानी है, लेकिन फिर भी एक बार जनता टकटकी लगाए सरकार की ओर। इस बार के बजट से कई उम्मीदें कर रही है। हमारी इस खास पेशकश बूस्टर डोज वाला बजट में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।